So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class we read about health. We had discussed the importance of health, the national policy on health and saw some latest statistics on IMR, life expectancy, birth and death rates. Today we are going to start the new topic unemployment. So let us get started with the house of सकल himself. हम लोगों ने देखा कि सकल की माँ शीला घर का काम करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और फिर खेत में अपने हस्बैंड बूटा चौधरी की मदद भी करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने कूदने और घूमने में बिताते थे। तो आप लोग ये बताइए कि इसमें हम लोग किसे किसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे, शीला को या जीतू को या सीतू को। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि अनएम्प्लॉयड किसे कहा जाता है और वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है। चलिए बुक देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क ऑन द गोइंग वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब्स। और आपने क्लास 8 ज्योग्राफी में वर्कफोर्स पॉपुलेशन तो पढ़ा ही है। हम 15 इयर्स टू 59 इयर्स को वर्किंग पॉपुलेशन मानते हैं। जो 15 इयर्स से कम होते हैं या 59 इयर्स से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन मानते हैं। तो इस तरह सीतू और गीतू तो चूंकि छोटे बच्चे हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ गए, इसीलिए उन्हें अनएम्प्लॉयड तो कहा ही नहीं जा सकता। और इधर सकल की माँ शीला घर के काम में व्यस्त रहती है और वो बाहर का काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता है ना। तो किसी को अनएम्प्लॉयड कहने से पहले उनका एज भी देखना है और विलिंगनेस टू वर्क भी देखना है, ठीक है बच्चों। जहाँ तक हमारे देश की बात है, रूरल एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट है और अर्बन एरियाज में भी, हालांकि दोनों का नेचर अलग अलग है। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, रूरल एरियाज में आमतौर पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड। अब एक एक कर इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स when people are not able to find jobs during some months of the year। मतलब यहाँ आपको सालों भर काम नहीं मिलता है। ऐसा खासकर उनके साथ होता है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। एग्रीकल्चर में बच्चों एक पीक सीजन होता है और दूसरा लीन सीजन होता है। पीक सीजन मतलब जब काम खूब रहता है, जैसे सोइंग के समय, हार्वेस्टिंग के समय, थ्रेशिंग के समय। पीक सीजन में तो कभी कभी शॉर्टेज ऑफ लेबर भी हो जाता है। वहीं इन सब कामों के बीच में आप पाएंगे कि कोई काम नहीं होता, कोई काम होता ही नहीं है। यही लीन सीजन है। इस समय सब बैठ जाते हैं। समझ गए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब क्या होता है? डिस्गाइज्ड मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा लगता है कि लोगों को काम है, वे काम कर रहे हैं, दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। ऐसा आमतौर पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े परिवारों में ही पाया जाता है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं किसी परिवार के पास एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है। इस परिवार में 8 मेंबर हैं। उस प्लॉट में काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां कितने लोग लगे हुए हैं? 8, मतलब कि 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। यदि उन 3 को वहां से हटा भी लिया जाए तो प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब 8 लोग काम करते हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होता है और जब 5 लोग करते हैं तो भी उतना ही। तो ऐसी स्थिति में हम उन 3 लोगों को डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड कहेंगे। समझ गए? चलिए अब समझते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट खासकर अर्बन एरियाज में देखी जाती है। आप देखेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, पर जॉब ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जॉब्स की वैकेंसी निकलती है। आप ये खबर भी पढ़ते होंगे कि वैकेंसी तो थोड़ी होती है पर एप्लीकेंट लाखों में होते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जॉब के लिए कंपटीशन कितना टफ है ना? बच्चों, एक स्टडी बताती है कि मैट्रिक की तुलना में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ी है। ऐसी बात भी सामने आई है कि किसी कैटेगरी में तो सरप्लस मैन पावर है, मतलब जरूरत से ज़्यादा है, और दूसरे कैटेगरी में शॉर्टेज है। एक तरफ तो हमारे पास जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं वे काम की तलाश में घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, और ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्निकल स्किल चाहिए उसकी कमी है। तो क्या आपको यह एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन नहीं लगती? खैर चलिए, आइए अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से क्या नुकसान होता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि उन्हें एक दिन अच्छा जॉब मिलेगा और उनका जीवन संवर जाएगा, पर इतनी पढ़ाई करके भी यदि वो बेकार बैठा है तो वो वेस्टेज ही हुआ ना मैन पावर का। देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। जब हमारे नौजवान जॉब ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे तो क्या होगा? जिसे परिवार का सहारा बनना चाहिए था वो खुद लाचार है, वो अपने परिवार को पैसे से मदद नहीं कर पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो खुद को असहाय महसूस करने लगता है और उसमें निराशा की भावना भी जागने लगती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक वर्कलोड। द डिपेंडेंस ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। ये इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ा देती है। जो 15 से 59 के बीच के लोग हैं जिनको काम करना चाहिए मगर उनके पास काम ही नहीं है, तो क्या होगा? मान लीजिए कि किसी फैमिली में वर्किंग एज के 3 लोग हैं मगर काम सिर्फ एक के पास है, तो क्या वे दोनों अनएम्प्लॉयड उस वर्किंग मेंबर पर डिपेंडेंट नहीं हो गए? उस पर बोझ नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। जॉब नहीं होगा तो कोई भी फैमिली केवल सबसिस्टेंस लेवल पर ही रहेगी ना। बस किसी तरह वे लोग अपना जीवन बसर करेंगे, न अच्छा पहन पाएंगे न खा पाएंगे। अच्छा नहीं खाएंगे तो उनके हेल्थ में भी बुरा असर पड़ेगा। यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो घर में तो उसकी पढ़ाई छूट भी सकती है, इसकी संभावना तो रहेगी ना। Hence, unemployment has a detrimental impact on the overall growth of an economy. Detrimental means हानिकारक, मतलब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह उस रिसोर्स को बर्बाद कर देता है जिसे गेनफुली हम एम्प्लॉय कर सकते थे, और यदि हम उन लोगों को रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सके तो नेचुरली वे हमारी इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी तो बन ही रहे हैं ना, जबकि हमारा लक्ष्य उस पॉपुलेशन को एसेट बनाना था। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। यदि हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, मतलब यहाँ बहुत कम लोग बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ कम इनकम और प्रोडक्टिविटी वालों को भी एम्प्लॉयड काउंट किया जाता है। दरअसल हो ये रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, पर चूंकि काम नहीं मिल रहा होता है और वो बेकार बैठना भी नहीं चाहते हैं, तो जैसा भी काम मिल रहा होता है उसे करना स्वीकार कर लेते हैं। वे जो काम कर रहे हैं वे बाय चॉइस नहीं है, वो काम बाय कंपल्शन है। अब चूंकि वो काम उसके पोटेंशियल से, योग्यता से मेल नहीं खाता है, इसीलिए उस काम को करने में मन भी नहीं लगता, पर करना मजबूरी है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। तो देखा जाए तो वो एम्प्लॉयड नहीं है। बुक में लिखा है ना, दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम। इसके बाद आप प्राइमरी सेक्टर को देखिए, पूरा परिवार खेत में लगा हुआ रहता है जबकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। पता ही नहीं चलता कितने एम्प्लॉयड हैं, डिस्गाइज है ना। यही एक्स्ट्रा लोग
जो काम की तलाश में शहर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। यही सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, या यूं कहिए इसी में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। पर हमें तो ये पता है कि यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दरअसल इसी के लोग जो सरप्लस होते हैं ना, वही सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट करते हैं। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वे सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग हैं। और टर्शियरी सेक्टर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। देश के जीडीपी में उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस सेक्टर में आजकल बहुत से नए सर्विस आ गए हैं, जैसे बायोटेक और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अभी इसी सेक्टर में ग्रोथ होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। सो लेट मी स्टॉप हियर। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. Define unemployment. 2. What is meant by seasonal unemployment? 3. What is disguised unemployment? Explain with an example. 4. Explain the disadvantages of unemployment. 5. Explain the employment scenario in the 3 sectors. अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। In the next session, we will meet with a new lesson. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.